मॉडल पेपर गणित 2022-23 का पहला प्रश्न है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमीय संख्या होगी, जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 124/164, दूसरा ऑप्शन है 131/30, तीसरा ऑप्शन दिया है 227/625, चौथा ऑप्शन दिया है 625/462। इन चारों संख्याओं में से हमें यह ज्ञात करना है कि इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। पहली संख्या है 124/164, दूसरा है 131/30, तीसरा है 227/625, चौथा है 625/462। अब शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए दी गई सभी संख्याओं में से अब जिसका हर का भाग गुणनखंड करेंगे, जिसमें केवल 2 आएगा या 2, 5 दोनों आएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जैसे पहला दिया है 164, दूसरा दिया है 30, तो 30 में देखो 3 आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। दूसरा दिया है 625 का गुणनखंड करेंगे तो इसके हर के भाग गुणनखंड में केवल 5 आएगा, तो इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसी प्रकार इसको देखिए 462 दिया है, ये तुम्हारा किससे 3 से भी कट जाएगा, तो इसके हर के भाग गुणनखंड में 3 आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। केवल एक संख्या ऐसी है सी 227/625, जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। देखिए कैसे 625 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 करना 5, 5 दूनी 10, 50 25 हुआ। पुनः 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 50 25 हो गया। पुनः 5 से कटेगा, 50 25 और 5 करना 5 आया। यहाँ जो 625 है इसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सही है। अगला प्रश्न है, यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x² - 6x - यम का x - 3 से पूर्णतया विभाज्य है। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है ये पहला हो गया। दूसरा दिया है 4x² - 6x और -यम, ये किससे पूर्णतया विभाज्य है? x - 3 से पूर्णतया विभाज्य है, तो हमें यम का मान ज्ञात करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है ये बराबर दिया 18, बी बराबर दिया है 45, सी बराबर 20 दिया है और डी बराबर दिया है कितना? 36 दिया है। इन चारों में से कौन सा सही है? अब देखिए किसी भी x - 3 से ये पूर्णतया विभाज्य तभी होगा जब x बराबर 3 रखने पर इसका शेषफल क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो दिए गए सभी के बहुपद में हम क्या रखेंगे? x बराबर 3 रखेंगे। तो 4x² - 6x - यम में x बराबर 3 रखने रखोगे तो शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि यह पूर्णतया इससे क्या विभाज्य है। रखने पर शेषफल क्या मिलना चाहिए? 0। तो x के स्थान पे 3 रखो। 4 × 3 का होल स्क्वायर -6 × 3 - यम, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहाँ देखिए 4 × 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 हुआ, 6 × 3 - यम, 9 चौक 36 हुआ, -6 त्रिक 18 हुआ, -यम बराबर किसके? 0 के होगा। यहाँ देखिएगा 36 में से 18 निकालो, कितना बचेगा? 18 बचेगा। 18 - यम बराबर किसके हुआ? 0 के। तो यहाँ से -यम बराबर कितना आएगा? -18 के। दोनों तरफ माइनस है तो यम बराबर कितना आ जाएगा? 18 के। यम का मान कितना आएगा? 18। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरे का पहला सही होगा। दूसरे का कौन सा सही होगा? पहला। अब तीसरे प्रश्न में आते हैं। ऐसे 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे? 1-1 नंबर के। अब तीसरे प्रश्न में आए। तीसरा प्रश्न है
तीसरा प्रश्न दिया है, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से बने एक बिंदु का निर्देशांक दिया है, मान लेते वह बिंदु है ये, इसका निर्देशांक दिया -8, 0 तथा दूसरा बिंदु है 0, -8। दूसरा बिंदु भी मान लेते हैं जिसका निर्देशांक है 0, -8। इन दोनों बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो किन्हीं दो बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। यहाँ देखिए x1 किसके बराबर है, -8 के बराबर, -8 हो गया। x2 किसके बराबर है, 0 के बराबर, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y1 किसके बराबर है, 0 के बराबर, y2 किसके बराबर है, -8 के बराबर। यहाँ प्लस के स्थान पर -8 लिखा जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, 2। 8 में -8 जुड़ेगा, -8 ही रहेगा, बटे 2 हो जाएगा। यहाँ भी -8 बटे 2 होगा। 2 से भाग करो कितना आएगा, 2 चौक 8, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ भी -4 हो जाएगा। अब ऑप्शन में कौन सा सही होगा इसका, -4, -4। ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला सही है। इसका ऑप्शन क्या है, सी। ऑप्शन सी सही है, -4, -4। प्रश्न संख्या 4 दिया है, 4 है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 का मान ज्ञात करना। प्रश्न है cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 0, दूसरा है √3 बटे 2, तीसरा है 1/2 और चौथा है 1। इन चारों में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ लिखा है cos 60 इंटू cos 30 माइनस 60 इंटू sin 30। तो एक सब शंका होती है cos ये इंटू cos b माइनस sin ये इंटू sin b, ये बराबर होता है cos a प्लस b के बराबर। ये किसके बराबर होता है, cos a प्लस b के बराबर। इसी सब शंका का इसमें प्रयोग करें तो cos 60 cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30, ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 60 और प्लस 30। और cos 60 30 मिलकर कितने अंश हो जाएंगे, 7 30 90। तो हो जाएगा किसके बराबर, cos 90 अंश हो गया। और cos 90 अंश का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। cos 90 बराबर 0। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, ये वाला सही है, पहला ऑप्शन सही है। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 दिया है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है, हमें ज्ञात करना है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो इसको निकालने के लिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाल लिया जाए। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 5 है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 9, 5, 8 और 3 दिया है। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखा जाए, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या बराबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 6, 7, 8, 9। किसी भी संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना होता है तो दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या।
तो इन संख्याओं का समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 और बटे कितनी संख्या को मिलाकर, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या, 9 से भाग कर दिया जाए। जोड़िए 2 1 3 3 3 6 और 4 10 हुआ, और 10 5 15 हुआ, और 15 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 15 6 21 हुआ, 21 में 7 जोड़ो कितना होगा, 21 7 28 हुआ, 28 में 8 जोड़ो कितना होगा, 28 8 36 हुआ, 36 में 9 जोड़ो कितना होगा, 45 हो जाएगा। कितना हुआ, 45। सभी संख्याओं का योग कितना हुआ, 45। 45 बटे 9, 9 से भाग करो, 9 बचे 45, इसका माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी, पांचवें का बी सही है। एक तरीका और है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बराबर होता है n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब शुरू से ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5, प्रथम 1 से शुरू होगा। और मान ले प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग का समांतर माध्य, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो 10 धन 1/2 हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 5 धन 1/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो, अथवा प्रथम किसके पूछा है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होता है, n प्लस 1/2 होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितनी संख्या है, 1 से लेकर 9 है, 9 संख्याओं का। तो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बराबर होगा 9 धन 1/2, 9 1 10, 10/2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अगला दिया है छठवां, समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विभुत्कर 88 है, तो k का मान होगा, k का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण दिया है, समीकरण है प्रश्न संख्या 6, समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 3x² - 4x और -k = 0, ये समीकरण दिया है। का विभुत्कर कितना है, 88, इसका विभुत्कर दिया है, विभुत्कर दिया है किसके बराबर, 88 के बराबर। तो हमें ज्ञात करना है k का मान। तो हमें पता है विभुत्कर बराबर होता है d बराबर, विभुत्कर को d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर होता है b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। अब इसमें देखिए b किसका गुणांक है, x का गुणांक, ये किसका गुणांक है, x² का गुणांक, c क्या है, अचर पद है। यहाँ d किसके बराबर है, 88 के बराबर, 88 हो गया। b का मान कितना है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे ये का मान कितना है, 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे c का मान कितना है, -k है। यहाँ देखिए 88 बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 हो गया, 4 तिया 12, माइनस का माइनस से गुणा प्लस 12k हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं 12k बराबर 88 माइनस कितना हो जाएगा, 16, 88 में से 16 निकाल दिया जाए, 12k बराबर 8 में से 6 निकालो कितना बचेगा, 2, 8 में से 1 निकलेगा कितना बचेगा, 7, 8 में से 1 निकलेगा 7। यहाँ से k बराबर हो जाएगा 72/12, 12 6 72, k का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी वाला, k बराबर कितना होगा, 6 होगा। अगला प्रश्न है, नोट कर लिए, अगला प्रश्न देखिए, इसको क्या देते हैं, सातवां दिया है,
चित्र बना हुआ है, डी समांतर है बीसी के, एक त्रिभुज है बी सी, ये यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये है, बी सी है। फिर इसमें एक बिंदु डी है, डी से एक लंब डाला हुआ है, ये है ई के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को यक्स कहा गया है, एक्स सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को कहा गया है 3 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। हमें ए ई की माप बतानी है, इस यक्स का मान बताना है, ए ई की माप बतानी है। अब देखिए त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए ई डी, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। इसमें दिया है हमारा डी ई बराबर कितना दिया है, डी ई बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ए ई कितना दिया है, ए ई बराबर x सेंटीमीटर दिया है। फिर ए सी हमारा कितना हो जाएगा, ए सी देखो ई सी दिया है किसके बराबर, ई सी दिया है 3 सेंटीमीटर। हमें ए सी का मान इसके सहायता से ज्ञात करें तो ए सी हमारा किसके बराबर होगा, ए ई धन सी के बराबर होगा, ए ई धन सी। ए ई किसके बराबर है, यक्स के बराबर, और सी किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो ए सी बराबर हुआ यक्स धन 3 सेंटीमीटर, ये हो गया ए सी का मान। अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो समरूप त्रिभुज का गुण होता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज है किसके, त्रिभुज ए ई डी के समरूप है। तो समरूपता के गुण से त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ देखो ए सी बटे ए ई बराबर होगा किसके, सी बी बटे ई डी बराबर होगा ए सी ए बी बटे ए डी के बराबर, ए बी बटे ए डी के बराबर। हमें ज्ञात करना है किसकी माप, ए ई की माप। तो ए ई किस में आएगा, ए सी में आएगा। तो हम ए सी बटे ए ई ले लेते हैं, यहाँ से ए सी बटे ए ई ले लिया गया एक। दूसरा देखिए, दूसरा ले लेते हैं सी बी बटे ई डी ले लेते हैं, सी बी बटे ई डी। ए सी का मान किसके बराबर है, ए सी का मान है यक्स धन 3 के बराबर, यहाँ लिखेंगे यक्स धन 3। ए ई का मान किसके बराबर है, यक्स के बराबर। सी बी का मान किसके बराबर है, 8 के बराबर, और सी डी ई डी का मान किसके बराबर है, 4 के बराबर। यहाँ से देखो 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2 बटे 1 के बराबर। यहाँ से 1 से इसमें गुणा करोगे तो यक्स धन 3 हो जाएगा, और 2 से इसमें गुणा करोगे तो 2 यक्स हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर दिया गया। यहाँ देखो ये 3 बराबर हुआ 2 यक्स माइनस यक्स के बराबर। यहाँ से 3 बराबर हो जाएगा यक्स, यक्स का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो ए ई की माप कितनी हो जाएगी, ए ई बराबर हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ए ई का माप कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर ए बी स्क्वायर और Q बराबर ये क्यूब बी हो, जबकि ए बी क्या अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम ऑफ P Q का ज्ञात करना है। हमें इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। P बराबर किसके दिया है, ए बी स्क्वायर, P बराबर दिया है ए बी स्क्वायर। Q बराबर दिया है ए क्यूब बी दिया है, इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणन करते हैं, गुणनखंड करेंगे। P बराबर किसके होगा, ए गुणे बी लिख सकते हैं ना P को, और Q को लिख सकते हैं ये गुणे बी लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम ऑफ पी क्यू का हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले में ये कितनी बार आया, केवल 1 बार आया है। नीचे वाले में कितनी बार आया, 3 बार आया है। जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम लेंगे,
जिसका घात सबसे अधिक होगा। यहाँ a का घात 1 है, यहाँ a का घात 3 है, तो ये गुणे ये को हम बाहर ले लेंगे। फिर b देखो ऊपर भी 2 बार आया है, नीचे 1 बार आया है, तो b की पावर 2 वालों की लेंगे, जो ऊपर 2 बार आया है उसको लेंगे, b गुणे b ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा a की पावर 3 इंटू b की पावर 2, a की पावर 3 इंटू b की पावर 2। इसका एलसीएम हुआ a की पावर 3 इंटू b की पावर 2 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 9वां दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका? a की पावर 3 इंटू b की पावर 2, तो ऑप्शन संख्या सी सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए 9वां, डरते पूरा प्रश्न संख्या 9 है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा। समीकरण दिया है, प्रश्न संख्या 9 का है, समीकरण दिया है x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा। यह हमें योगफल ज्ञात करना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। इसके मूल, तो द्विघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल। तो मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, एक मूल मान लेते हैं अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है, तो मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ये, माइनस बी क्या है? यक्स का गुणा, बी क्या है? यक्स का गुणा, ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा। मूल मान लेते हैं, एक मूल अल्फा है तो अल्फा धन बीटा, दूसरा मूल बीटा है तो अल्फा धन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ये हो जाएगा। यहाँ तुलना करो तो अल्फा धन बीटा हमारा हुआ माइनस बी, माइनस 7 है बी के मान, तो माइनस और माइनस 7, और ये का मान कितना? 1 है, तो हो जाएगा 7। अल्फा धन बीटा का मान कितना आ जाएगा? 7, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार क्या ज्ञात करेंगे? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ क्या है? सी बटे ये, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ये, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया, सी का मान किसके बराबर है? 12, और ये का मान 1 बराबर किसके आ गया? 12 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, समीकरण नंबर 2। प्रश्न क्या कह रहा है? इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार 1 बटा अल्फा धन 1 बटा बीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। पहले मूल का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 बटा अल्फा, दूसरे मूल का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 बटा बीटा। तो देखो बीटा से 1 में गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा बीटा, इसी प्रकार अल्फा से 1 में गुणा करोगे यहाँ हो जाएगा अल्फा, दोनों हर में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसको लिख सकते हो अल्फा धन बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, अल्फा धन बीटा का मान कितना आया है? 7, यहाँ लिख देंगे हम 7। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है? 12, यहाँ लिख देंगे 12, तो 7 बटे 12, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना है? 7 बटे 12 आया। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ये वाला सही है, पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, नोट करना है, नोट कर लिए? प्रश्न संख्या 10 है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है? एक अद्वितीय हल होता है। तो समीकरण जब युगपत समीकरण दिए हों, 2 समीकरण दिए हों, तो समीकरण के हल होने का प्रतिबंध बताया गया है। a1 बटे a2 बराबर अगर ना हो b1 बटे b2 के, तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा, मतलब इसका केवल एक हल होगा। तो यहाँ यही प्रश्न पूछा है कि किस मान के लिए समीकरण का केवल एक हल है। तो समीकरण दिया है, इसको क्या देते हैं?
क्वेश्चन नंबर 10 समीकरण युग्म दिया है। पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर कितना दिया है 3, इसको समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण युग्म दिया है x 3x प्लस ky बराबर 1, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण का अद्वितीय हल है। क्या प्रश्न में पहले से कहा है के किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो समीकरण का अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या होता है, समीकरण के अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या है, a1 बटे a2 बराबर ना हो किसके, b1 बटे b2। ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समीकरण का केवल एक हल हो। तो यहाँ देखिए, तो a1 का मान किसके बराबर है, a1 मतलब होता है पहले समीकरण के x का गुणांक, ठीक। तो ये पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, 1 है। a2 होता है दूसरे समीकरण के x का गुणांक, यहाँ कितना है 3 है, 1/3 बराबर नहीं होना चाहिए। b1 क्या है, पहले समीकरण के y का गुणांक 2 होगा -2। b2 क्या है, दूसरे समीकरण के y का गुणांक, यहाँ क्या हो जाएगा k हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो k बराबर हो जाएगा, k बराबर नहीं होगा किसके, -6 के। तो k का मान -6 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा k का मान कुछ भी हो तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी सही है। इसका कौन सा सही होगा, डी सही। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। 11 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सहाभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहाभाज्य संख्याओं का एक युग्म मतलब होता है एक जोड़ा है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, या दोनों संख्याएं केवल 1 से ही कटें, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, सहाभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से इसको हल कर देते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 14 और 35 दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है 11 का, ये दिया है 14 और 35। दूसरा दिया है 18 और 25 दिया है। तीसरा दिया है 32 और 62 दिया है, 32 और 62। चौथा दिया है सी के बाद डी दिया है। डी हमारा दिया है किसके बराबर, 31 और 93। अब इन दोनों में से देखना है कि दोनों में से कौन ऐसा, इन सब में से कौन ऐसा जोड़ा है जो केवल दोनों को केवल एक संख्या से ही करती है, एक बने गुण होना चाहिए। 14 हमारा 2 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 बचे 35। तो ये सहाभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं है। इसको देखो, ये तुम्हारा 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 यही है। 18 और 25 आगे और चेक कर लेते हैं। 32 तुम्हारा 2 से कट जाएगा, 62 भी 2 से कट जाएगा, 31 यहाँ 93 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, 18 और 25। 18 और 25 कैसी संख्या है, सहाभाज्य संख्या है। मतलब 18 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, केवल 1 होगा। एक के अलावा कोई इस दोनों का एचसीएफ नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर हो गया। 12 देखिए, एक ठोस की एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होगा। एक ठोस है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बढ़ेगा, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं अभी। दूसरा ऑप्शन दिया है, बी दिया है घटेगा, सी दिया है पहले के समान, डी दिया है 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, एक ठोस की एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होगा। तो कोई भी आकृति है अगर ठोस है, अगर वो एक आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तित होती है तो उसका आयतन बढ़ता घटता नहीं है, बिल्कुल आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ सकता है, क्षेत्रफल बढ़ सकता है, लेकिन आयतन परिवर्तित नहीं होता है। आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसका कौन सा होगा, पहले के समान। इसका कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। प्रश्न संख्या
12 तक। अगला क्वेश्चन है 13, प्रश्न संख्या 13 दिया है। प्रश्न संख्या 13 है। 13 में चित्र बना हुआ है। ई एफ समांतर है बीसी के, इस तरह कुछ फिगर बना हुआ है। ए यहाँ पर ये है। ई एफ पैरेलल किसके दिया है? ई एफ पैरेलल दिया है बीसी के, ये दिया हुआ है। ए एफ पैरेलल बीसी समांतर है। तो ए ई, यहाँ देखो ए ई हमारा दिया है ई एफ समांतर बीसी। ई एफ समांतर है किसके? बीसी के, ये दिया हुआ है। ई एफ समांतर है बीसी, ये दिया हुआ है। साथ साथ दिया है ए ई अनुपाते, ये ई अनुपाते बी ई बराबर दिया है 4:1 दिया है। दूसरा दिया है सी एफ बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें मान ज्ञात करना है, ए एफ की लंबाई ज्ञात करनी है। ए एफ की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए, जब ये भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर। जब समांतर है तो ये समानुपातिक परिमेय लग जाएगा इस पर। तो हमें क्या लिखेंगे? ए ई बटे बी ई, ए ई बटे बी ई बराबर किसके होगा? ए एफ बटे सी एफ के बराबर। ए बटे सी एफ के बराबर होगा समानुपातिक परिमेय से। ए ई बटे बी ई मतलब ए ई बटे बी ई, यहाँ से देखो ए ई अनुपाते बी ई दिया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए ई बटे बी ई बराबर 4/1 के। तो ये हो जाएगा 4/1। ए एफ का मान नहीं मालूम है और सी एफ का मान कितना दिया? 1.5। क्रॉस गुणा करेंगे 15 चौको 60 हो जाएगा। ए एफ बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ए एफ का मान कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु दिया है, बिंदु 3,4 की -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। जब एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई का मान बताएंगे, जब वाई अक्ष से पूछेगा तब एक्स का मान बताएंगे। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? एक्स अक्ष से दूरी बराबर हो जाएगी 4 इकाई। कितनी होगी? 4 इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी सही होगा। 14 का होगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 समपाती रेखाएं हैं। तो समपाती होने के प्रतिबंध होते हैं। पहला समीकरण दिया हमारा 3x - y + 8 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया है 6x - ky बराबर -16 दिया, इसको लाएंगे +16 = 0, समीकरण नंबर 2। तो समपाती होने का प्रतिबंध होता है कि a1/a2 बराबर होगा, b1/b2 बराबर होगा, c1/c2। तो समपाती के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हल कर देते हैं। a1 का मान कितना? 3/6 बराबर, b1 का मान -1 और b2 का मान -k बराबर 8/16। किसी एक दो को बराबर करके हम k का मान ज्ञात कर लेते हैं। 3/6 बराबर -1/k के। यहाँ लिख सकते हैं 1/2 बराबर हो जाएगा 1/k के, या k बराबर कितना हो जाएगा? 2k। k का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो k बराबर 2। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सही है। k बराबर 2। इस टाइम